नमस्कार। न्यू उड़ान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। वैसे तो हमारे पास में बायोलॉजी में कई सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उनमें से आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारे पास में एक यूनिट के फॉर्म में, जिसे हम कहेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में जनरली हमारे पास में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में श्वसन, खनिज, पोषण, स्थानांतरण, परिवहन, ये सारे के सारे मिक्सअप फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्लांट रेस्पिरेशन, यानी कि पादपों में श्वसन। अब पादपों में श्वसन में किस प्रकार होगा, उस सारी चीज़ों के लिए अपन डिटेल से बात करेंगे। तो देखें, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन। अब क्या है प्लांट रेस्पिरेशन, आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े हुए रहेंगे और इसमें 1 बाय 1 हर स्टेप को चेक करें, क्योंकि हमें पता है कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है, लेकिन उसको कैसे बेहतर से बेहतर और कितना अच्छा बना सकते हैं उनके लिए आपको यहाँ से कनेक्ट रहना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो हमारे पास में है प्लांट रेस्पिरेशन। प्लांट रेस्पिरेशन क्या बोलेंगे बेटा जी? प्लांट रेस्पिरेशन को पादप श्वसन क्या बोलेंगे? पादप श्वसन। श्वसन जब भी वर्ड यूज किया जाता है, रेस्पिरेशन वर्ड जब भी यूज किया जाता है, तो सामान्य इसका मीनिंग क्या होता है कि O2 और CO2 का जो आदान प्रदान हो रहा है वो श्वसन है। लेकिन बायोलॉजिकल की भाषा में बात करें तो इसका कुछ मीनिंग और भी अलग आ सकता है। जनरल मीनिंग तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि हमारे पास में O2 एंड CO2 का क्या होता है बेटा जी? यहाँ पे आदान प्रदान। लेकिन केवल O2 CO2 का आदान प्रदान ही श्वसन नहीं कहलाता। तो श्वसन किसे बोलेंगे? श्वसन का सामान्य मीनिंग होता है कि जितने भी श्वसनीय क्रियाधार है, क्या वर्ड बोला मैंने? श्वसनीय क्रियाधार। तो जितने भी श्वसनीय क्रियाधार है उनके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जितनी भी ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा मुक्त होने के प्रोसेस को, प्रक्रम को, प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा? श्वसन। क्या बोलेंगे? श्वसन। क्या बोला मैंने? वर्ड क्या यूज किया था यहाँ पे? मेनली हमारे पास में श्वसनीय क्रियाधार। श्वसनीय क्रियाधार का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा बेटा जी? ऑक्सीकरण। और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या मुक्त होने वाली है? ऊर्जा। और ऊर्जा मुक्त होने के इस प्रक्रम को ही मेनली क्या बोल दिया जाता है? रेस्पिरेशन, श्वसन बोल दिया जाता है। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट और मैं आपको बता दूं कि जब भी श्वसन वर्ड यूज किया जाएगा तो श्वसन के लिए कई प्रक्रम फॉर्म यूज किए जाते हैं। कैसे? अगर मैं श्वसन की बात करूं तो श्वसन को बोला जाता है बहुपदीय स्टेप का फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे जो स्टेप्स होंगे वो मल्टी स्टेप होंगे। इसलिए हमेशा जब भी श्वसन वर्ड यूज किया जाता है तो श्वसन क्या है? एक प्रकार का बहुपदीय पद है। दूसरा, श्वसन की प्रक्रिया में सदैव ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये प्रोसेस कैसा है? एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक का मतलब क्या है? ऊर्जा का मुक्त होना। तो यहाँ पे ऊर्जा क्या होगी आपके पास में? मुक्त होगी। तीसरी अगर मैं बात करूं तो इसे बोला जाता है बायोलॉजिकल वाइटल। बायोलॉजिकल वाइटल का मतलब क्या है? यह हमें जीवन प्रदाता के फॉर्म में O2 और CO2 के मेनली रेस्पॉन्स को बताती है। तो श्वसन को बोल दिया जाता है जीवन प्रदाता, यानी जो हमें जीवन प्रदान करती है, क्योंकि हमें मेनली श्वास लेने के फॉर्म में जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी के फॉर्म में जो गैस है वो कौन सा है? ऑक्सीजन गैस है। तो जीवन प्रदाता के रूप में भी इसे बोला जाता है श्वसन। इसके अलावा श्वसन के लिए जो मेन साइट है, यानी जो जगह है, वो कौन सी है रेस्पिरेटरी के फॉर्म में? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको बोल दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन। क्या बोल दिया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन। तो ये अलग अलग वर्ड है जो मेनली श्वसन के लिए यूज किया जाता है। इन शब्दों से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो श्वसन को क्या बोल सकते हैं? यह बहुपदीय पद है। यहाँ पे मेनली ऊर्जा मुक्त होगी, मेनली जीवन प्रदाता वाला प्रक्रम है और मेनली माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन है। क्लियर है बेटा जी?
बाकी हम बात कर रहे थे कि श्वसन, तो श्वसन है क्या, कि जितने भी श्वसनीय क्रियाधार है उनका क्या होगा, ऑक्सीकरण, और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या मुक्त होने वाली है, ऊर्जा मुक्त होने वाली है। लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये श्वसनीय क्रियाधार क्या होते हैं, और श्वसनीय क्रियाधार का छोटा सा मीनिंग है। श्वसनीय क्रियाधार का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, जिसे फैट का फॉर्म कह सकते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, क्रियाधार। कौन कौन से बोले मैंने क्रियाधार के फॉर्म में, एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फॉर्म क्या बात कर रहे हैं, वसा, और तीसरा जो हमारे पास में है वो है प्रोटीन। इन तीनों को ही क्या बोला जाता है, श्वसनीय क्रियाधार। लेकिन याद रखना, श्वसनीय क्रियाधार में जब भी आपके पास में बोला जाए तो अगर हमें एनर्जी जो मुक्त होने वाली, ऊर्जा मुक्त होने वाली, और अगर तत्कालीन ऊर्जा यानी कि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो हमेशा इंस्टेंट एनर्जी किसके द्वारा मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मैक्सिमम यानी कि अधिकतम ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो आंसर क्या चला जाएगा आपके पास में, वसा। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है इंस्टेंट एनर्जी यानी तत्कालीन रूप से अगर ऊर्जा चाहिए तो कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम सर्वाधिक ऊर्जा का रूप कहाँ से प्राप्त होता है, तो क्या होगा, वसा। फिर क्या बच गया आपके पास में, प्रोटीन। और प्रोटीन का मेन फंक्शनिंग फॉर्म अगर अपन बात करें तो ये क्या करते हैं आपके पास में, मरम्मत के लिए, या फिर अपन कह सकते हैं वृद्धि के लिए, विकास के लिए, और मेनली मरम्मत में इनकी जगह जो यूज होने वाले हैं वो कौन है आपके पास में, प्रोटीन। क्लियर है। श्वसनीय क्रियाधार के रूप में सर्वाधिक रूप में अगर बात करें, अगर इनके क्रम से संबंधित बात करें तो मैक्सिमम फॉर्म में सबसे ज़्यादा कौन यूज होता है आपके पास में, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड फॉर्म में अगर अपन बात करें तो फैट्स, वसा, और थर्ड फॉर्म में अगर अपन बात करेंगे तो क्या होगा, प्रोटीन। ये क्रम भी आपको याद रखना है कि श्वसनीय क्रियाधार में इंस्टेंट के फॉर्म में फर्स्ट कौन है, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड कौन है, वसा, फैट्स, और थर्ड क्या है आपके पास में, प्रोटीन। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जब भी श्वसनीय क्रियाधार के रूप में सर्वप्रथम यूज किए जाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट और वसा है, और इसके अलावा बाद में यूज के फॉर्म में वो कौन से हैं, प्रोटीन है। इसके रूप को अगर अपन चेक करें तो श्वसनीय रूप अलग अलग हो सकते हैं। कैसे, अगर मैं बात करूं किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट, और दूसरा कौन है, वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा से संबंधित अगर आपके पास में ऊर्जा मुक्त का रूप होता है तो इस प्रकार के श्वसन को बोला जाता है प्लावी श्वसन। क्या बोलेंगे बेटा, प्लावी श्वसन। लेकिन यदि हमारे पास में प्रोटीन से संबंधित हमारे पास में श्वसनीय रूप होगा तो इसे बोला जाएगा जीव द्रव्य श्वसन। इसका मतलब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि प्लावी श्वसन में किसे इंक्लूडिंग किया गया है, किसे शामिल किया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। लेकिन जीव द्रव्य से संबंधित होगा तो वो कौन सा होगा आपके पास में, प्रोटीन होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेनली जो हमारे पास में श्वसन है, तो श्वसन की प्रक्रिया को जब चेक किया जाता है तो यह एक अभिक्रिया है, और वो कौन सी अभिक्रिया का रूप है, अपचयी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, अपचयी अभिक्रिया, यानी क्या बोल सकते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। क्या होगा ये हमारे पास में, कौन सी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन। लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है सर कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है। कैटाबॉलिक का मतलब होता है सामान्यतः किसी बड़े लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल सरल में तोड़ने की जो प्रक्रम है उसी को अपन क्या बोल देंगे, कैटाबॉलिक रिएक्शन। जैसे मेरे पास में कोई बड़ा मॉलिक्यूल है और कैटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप ये क्या टूट जाएगा, छोटे 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 अणुओं के रूप में टूट जाएगा। कैसे, देखते हैं एग्जाम्पल से अपन लोग। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास में ग्लूकोज है C6H12O6। पादपों में ग्लूकोज का निर्माण किसके द्वारा होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कच्चे पदार्थ के रूप में सदैव किसका उपयोग किया जाता है, एक तो जल का
सेकंड फॉर्म में अगर अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, थर्ड होगा आपके पास में लाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और 4 होगा क्लोरोप्लास्ट। इनके द्वारा मेनली किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, और उसके द्वारा फलस्वरूप बनता क्या है? ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज का यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीकरण, और उसी ऑक्सीकरण के द्वारा क्या होती है? ऊर्जा मुक्त, और इसी ऊर्जा मुक्त होने के प्रक्रम को क्या बोल दिया जाता है? श्वसन। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल के रूप में कैटाबॉलिक के लिए अगर अपन बात करें तो क्या हो गया? ग्लूकोज, साथ में हमने ऐड कर दिया है ऑक्सीकरण के रूप में किसको? ऑक्सीजन O2। इसके अलावा इस अभिक्रिया को करवाने के लिए यहाँ पे कौन उपयोग में होंगे? एंजाइम। और यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए जो साइट होगी, रेस्पिरेशन मतलब वही श्वसन के लिए जो साइट है, वो साइट कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। वहां चलेगा ये प्रक्रम, जिसके फलस्वरूप यहाँ पे किसका निर्माण हो जाएगा? CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या मिल जाएगी आपके पास में? ऊर्जा। क्या मिल जाएगी? ऊर्जा। और जब भी मैं अगर ऊर्जा की बात करूं तो हमें पता है कि ऊर्जा को सदैव 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 किस रूप में लिखा जाता है बेटा जी? ATP के रूप में। ATP का फुल नेम क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो यहाँ पे मेनली जो भी ऊर्जा मुक्त होगी वो क्या है? ATP है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एक प्रकार की क्या है? केमिकल रिएक्शन है, और हमें पता है जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखा जाता है तो उसको बैलेंसिंग यानी कि संतुलित किया जाना आवश्यक है। अगर इनके संतुलन के फॉर्म में अगर अपन बात करें तो संतुलित किया जा सकता है। कार्बन का नंबर कितना है? 6 है, यहाँ पे कितना? 1 है। कार्बन कितने हो गए? 6 के लिए। यहाँ पे अगर अपन बात करें हाइड्रोजन का काउंट नंबर कितना है? 12 है। यहाँ पे कितना है आपके पास में? 2 है। अगर यहाँ पे मैं 6 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? 6 × 2, ये भी हो गया 12। नेक्स्ट फॉर्म में अगर अपन बात करें ऑक्सीजन से रिलेटेड, तो ऑक्सीजन कितने है? 6 × 2 12, 12 और 6 के लिए चेक करें कितने हो गए? 18। इसी प्रकार यहाँ पे अगर चेक करें तो कितने हो गए? 6 × 2 कितने हो गए? 12 के लिए, और 12 और 6 के फॉर्म में चेक करें तो कितने हो गए हमारे पास में? 18। तो कंटिन्यूटी रिएक्शन क्या होगी? बैलेंसिंग होगी। इस बैलेंसिंग रिएक्शन में देखें तो ये हमारे पास में क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जो किस में चेंज हो गए? सिंपल मॉलिक्यूल। इसीलिए इसी रिएक्शन को मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया है? कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि अपचय अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी श्वसन के लिए बात की जाएगी तो श्वसन एक बहुपदीय अभिक्रिया का रूप है। यह अपचय अभिक्रिया है। इस प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। मेनली माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन भी कहा जाता है, और ये जीवन प्रदाता वाला प्रक्रम है। ये सारे वर्ड श्वसन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये श्वसन से संबंधित ही है सारे। इस अभिक्रिया में देखें तो मेनली हमारे पास में क्या है? ऊर्जा ATP मुक्त हुई है, और यहाँ पे मुक्त होने वाले ATP का जो काउंट नंबर है वो कितना है? 38 ATP, और किलो कैलोरी के फॉर्म में 686 कैलोरी का फॉर्म है। तो दोनों फॉर्म में आपके पास में पता होना चाहिए। क्लियर है? अब इसी फॉर्म को अगर मैं चेक करूं तो मेनली हमारे पास में जो श्वसन है, यानी कि रेस्पिरेशन, श्वसन, बहुत छोटा छोटा सा सिंपल है। श्वसन है क्या आपके पास में? जनरली हम क्या बोलते हैं? O2 और CO2 का आदान प्रदान होना श्वसन है। लेकिन बायोलॉजिकल भाषा में बात करेंगे तो क्या होगा? श्वसनीय क्रियाधार का क्या होगा? ऑक्सीकरण, और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या मुक्त होने वाली है? ऊर्जा। इसी पूरे प्रक्रम को क्या बोलने वाले हैं हम लोग? श्वसन। और श्वसनीय क्रियाधार कौन कौन से? 3 है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है। अगर तत्कालीन ऊर्जा चाहिए तो बोलो क्या चाहिए हमारे पास में? कार्बोहाइड्रेट। मैक्सिमम ऊर्जा का फॉर्म चाहिए तो क्या होगा? वसा के लिए। इन दोनों की अनुपस्थिति में जो वर्क करने के फॉर्म में वो कौन है? प्रोटीन। और इनके अगर क्रम को देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म में किसको यूज किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड फॉर्म में किसको यूज कर दिया गया? वसा। और थर्ड क्या हो जाएगा आपके पास में? प्रोटीन। क्लियर है? बहुत ईजी है हमारे पास में। इसके अलावा अगर मैं श्वसन की बात करूं तो O2 की प्रेजेंटेशन और एब्सेंट में अगर बात करें, यानी O2 की, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति की बात करूं तो इसके आधार पर मेनली श्वसनीय प्रक्रम का फॉर्म है। तो हमारे पास में ये कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? उनमें होगा हमारे पास में एक श्वसन का रूप है वायवीय श्वसन,
और दूसरा हमारे पास में होगा अवायवीय श्वसन। एक तो क्या बोला मैंने, वायवीय श्वसन, और दूसरा क्या है, अवायवीय श्वसन। अब नाम से स्पष्ट है वायवीय श्वसन है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर आपके पास में कौन उपस्थित होगा, ऑक्सीजन उपस्थित होगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे O2 क्या होगा बेटा जी, उपस्थित होगा। अवायवीय श्वसन है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगा। तो इनका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, O2 यहाँ पे क्या होगा बेटा, अनुपस्थित। क्या होगा, अनुपस्थित। यदि हमारे पास में ऑक्सीजन उपस्थित है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा, इसका मतलब ऑक्सीकरण होगा, और यहाँ पर होने वाला ऑक्सीकरण भी क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। तो सेकंड पॉइंट आ गया, यहाँ पे कैसा होगा, पूर्ण ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास में O2 ही नहीं है। जब O2 ही नहीं होगा तो हमारे पास में ऑक्सीकरण का रूप है वो पूर्ण नहीं होकर क्या हो जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण कैसा होगा आपके पास में, अपूर्ण ऑक्सीकरण। क्लियर है। अगर थर्ड पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं, जैसे हमने अभी इससे जस्ट पहले देखा था कि एक रिएक्शन के लिए देखें ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के लिए होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या हुई, ऊर्जा मुक्त हुई। और यहाँ पे मुक्त होने वाली ऊर्जा का परसेंटेज रेशियो के फॉर्म में अगर बात करें तो मैक्सिमम ऊर्जा है कितना, एटीपी है, 38 एटीपी। तो ऐसा कह सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीकरण होगा वहाँ पे मुक्त होने वाली ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन कह सकते हैं यहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण है, इसका मतलब यहाँ पे ऊर्जा क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और जहाँ पे अपूर्ण ऑक्सीकरण है वहाँ पे ऊर्जा की मात्रा क्या होगी बेटा, कम होगी। बोलो। इसी प्रकार अगर मैं कह रहा हूँ ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा का फॉर्म है, इसका मतलब वो कितना एटीपी का फॉर्म है, 38 एटीपी। और इसके अलावा अगर यहाँ पे कम ऊर्जा के फॉर्म में बात करें तो कितना एटीपी हो जाएगा, 2 एटीपी हो जाएगा। क्लियर है। जब भी वायवीय श्वसन की बात की जाती है तो वायवीय श्वसन के लिए जो मेनली स्थल है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में आपने देखा होगा उसके मेनली मैट्रिक्स यानी तरलीय भाग आधात्री में एक चक्र चलता है, कौन सा, क्रेब चक्र चलता है। तो वो क्रेब चक्र किससे संबंधित है, मेनली श्वसन से संबंधित है। यानी कि वायवीय श्वसन होगा तो उनके लिए मेनली जो स्थल होगा वो स्थल के रूप में यहाँ पे कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास में मेनली साइड का रूप उपस्थित नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि जो वायवीय श्वसन है उनका अंतिम उत्पाद क्या होगा। अभी हमने देखा था, देखो ये रहा हमारे पास में पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा था और अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिल रहा है, CO2, H2O और मेनली एनर्जी। और एनर्जी के रूप में क्या है आपके पास में, ATP। तो इसका मतलब मैं इसको नोट कर सकता हूं कि जब भी वायवीय श्वसन होगा तो वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद, क्या बोला मैंने, अंतिम उत्पाद। और अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलने वाला है आपके पास में, CO2 प्लस H2O प्लस क्या मिलने वाली है, ऊर्जा। क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ ध्यान रखना है, जब भी अवायवीय श्वसन होगा तो अवायवीय श्वसन में जो आपके पास में अंतिम उत्पाद होगा वो क्या होगा, एथेनॉल, यानी कि एल्कोहल का फॉर्म होगा। क्या होगा, एथेनॉल होगा, साथ में CO2 होगा और इनमें भी साथ में क्या मिलने वाली है, एनर्जी। एनर्जी तो मिलेगी, हमने यही तो कहा है, ऊर्जा मिलेगी, लेकिन ऊर्जा कम मिलेगी। और कितने एटीपी के रूप में, 2 एटीपी के रूप में। एथेनॉल के साथ साथ हमारे पास में अवायवीय श्वसन के रूप में और क्या बनता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्म भी बनते हैं। लैक्टिक एसिड यानी लैक्टिक अम्ल के रूप में मिलते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। यदि मैं वायवीय श्वसन के लिए बात करूं तो वायवीय श्वसन किस में पाया जाता है, मेनली उच्च पादपों में और मेनली उच्च जंतुओं में। उनमें मुख्य रूप से क्या पाने जाने वाला है, वायवीय श्वसन।
लेकिन अवायवीय श्वसन की अगर मैं बात करूं तो मेनली कहां पर पाया जाता है, तो वो आपके पास में मिलेगा जैसे कंकालीय पेशी में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आरबीसी, आरबीसी मीन्स क्या हो गया, रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाएं, उनमें भी मेनली कौन सा मिलने वाला है, अवायवीय श्वसन। या फिर अगर अपन बात करें निम्न लोअर प्लांट के लिए, या हमारे पास में निम्न प्रकार के अगर आपके पास में कोई परजीवी है, कोई पैरासाइट है, उनमें मिलेगा। इसके अलावा किसमें मिल सकता है, कवक है, उनमें मेनली मिलेगा अवायवीय श्वसन। क्लियर है, बहुत इजी है आपके पास में। जब भी वायवीय व अवायवीय श्वसन की बात करें, बिल्कुल जल्दी से याद करें क्या होगा, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। ये हमारे पास में वायवीय और सेकंड कौन सा है, अवायवीय। वायवीय होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित, यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित। ऑक्सीजन होगा तो पूर्ण ऑक्सीकरण, यहाँ पे अपूर्ण ऑक्सीकरण। पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो मेनली ऊर्जा का रेशियो, ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, ज्यादा, और यहाँ पे ऊर्जा की मात्रा क्या होगी, कम। ऊर्जा की मात्रा ज्यादा कितनी, 38 एटीपी के फॉर्म में, और यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास में 2 एटीपी के रूप में होगा। यहाँ पे मेनली साइट है, स्थल है, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पे स्थल का फॉर्म नहीं है। जनरली ये कहाँ पर होता है, ईस्ट के फॉर्म में है, या फिर कवक के फॉर्म में जिनके लिए बात कर सकते हैं, या फिर कंकाली पेशियों के लिए, वहां पर पाया जाएगा कौन सा, अवायवीय श्वसन। और इनका हमेशा अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, बोलो जल्दी, CO2 H2 और ऊर्जा। और यहाँ पे अगर मैं बात करने वाला हूँ तो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, एथेनॉल यानी अल्कोहल का फॉर्म में, साथ में CO2 और एनर्जी ऊर्जा का रूप है। और अगर कंकाली पेशियों के संबंधित है तो मेनली क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड। क्लियर है, बहुत इजी है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। क्लियर। अगर मैं नेक्स्ट फॉर्म में अगर बात करूं हमारे पास में, तो ये जो हमारे पास में डायग्रामेटिक फॉर्म दिख रहा है क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है कि प्रकाश संश्लेषण में हमें कच्चे पदार्थ के रूप में क्या क्या प्राप्त हो रहा था, इन्वायरमेंट से CO2 प्राप्त होगी, मेनली जड़ों के द्वारा ऑब्जर्व अवशोषित किया जाएगा, किसको, जल को। इसके अलावा इनको और क्या मिलेगी, सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश, और मेनली पादपों के पास क्या होता है, क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल है इसका मतलब क्या होगा, हरित लवक। और इनके द्वारा ही मेनली किसका निर्माण हो जाता है हमारे पास में, बोलो बोलो, ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। और ये हमारे पास में है क्या, C6H12O6। और इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, और इसके ऑक्सीकरण के द्वारा क्या मुक्त हो जाती है, ऊर्जा। और इसी प्रक्रम को क्या बोल दिया जाता है, श्वसन। क्लियर है, यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में मेनली ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है। तो ब्रेकडाउन के फॉर्म में होगा क्या, ऑक्सीकरण। और बनने वाला ग्लूकोज बना किससे है, मेनली किससे बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा। लेकिन अभी जो हमारी बात चल रही है वो किनके लिए बात कर रहे हैं हम लोग, रेस्पिरेशन के लिए। श्वसन क्या है आपके पास में, श्वसन। और मैंने अभी कहा था श्वसन के लिए मुख्य रूप से क्रियाधार कौन कौन से क्रियाधार है, बोलो, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के लिए। अब इनके लिए अपन एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं जिनमें मेनली एम्फेबॉलिक पाथ बोला जाता है। इन तीनों को एक साथ इंक्लूडिंग करके हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मुख्य रूप से ऊर्जा किस रूप में मेनली निकलने वाली है, बाहर का फॉर्म क्या होगा, और इनमें मेनली मीडिएटर का फॉर्म कौन होगा। तो तीन कौन कौन से क्रियाधार है, एक तो आपके पास में है वसा, समझना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये यहाँ से, एक तो है वसा। दूसरा हमारे पास में है कार्बोहाइड्रेट, और तीसरा जो हमारे पास में वो कौन है, प्रोटीन। क्लियर है। अब जब भी हमें ऊर्जा को मुक्त होना होगा तो कार्बोहाइड्रेट है, मेनली वसा है, प्रोटीन है, उनका क्या होगा, विघटन होगा। और इनके विघटन के द्वारा ये क्या होगा, सरल अणुओं में टूट जाएंगे। और जब भी अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट का जब विघटन होगा तो ये किसका निर्माण कर देगा, सरल शर्करा का निर्माण कर देगा। सरल शर्करा का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज के अंदर मेनली कार्बन कितने पाए जाते हैं, 6 कार्बन का फॉर्म है।
6 कार्बन का फॉर्म पाया जाता है। तो यहाँ पे सरल शर्करा के रूप में क्या है, विघटित होकर क्या बनाएगा, मेनली ग्लूकोज। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं वसा है, तो वसा का विघटन का फॉर्म होगा, तो ये क्या बनाएगा आपके पास में, वसीय अम्ल, और साथ में और क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में विघटन हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्रोटीन के लिए, तो प्रोटीन किस में टूट जाएगा आपके पास में, अमीनो अम्ल में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन विघटन के बाद किसका निर्माण करते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट है तो विघटन के बाद किसका निर्माण कर देगा, ग्लूकोज का। सेकंड वसा है, क्या बनाएगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। और उसी प्रकार यहाँ पे चेक करें, प्रोटीन क्या बनाने वाला है, अमीनो अम्ल। अब इन तीनों का एम्फेबॉलिक पाथ है, यानी उभयचरी पथ है, वो किस प्रकार का है। ऐसे तो अपन सारा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन 1 बाय 1 को अब अगर अपन इसमें चेक करें कि कार्बोहाइड्रेट है, उनका सरल रूप किस रूप में टूटेगा। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास सरल रूप क्या बन गया यहाँ पे, ग्लूकोज। और यहाँ पे एक प्रक्रम चलता है जिसे बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। डिटेल में हम आगे और पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस को, लेकिन कुछ पद के द्वारा इसके अंतिम उत्पाद को अपन चेक करेंगे। और आपको बता दूं, ग्लाइकोलाइसिस के लिए टोटल जो पद होते हैं वो पद कितने होते हैं, 10 पद होते हैं। और 10 पद में भी कहीं पर भी O2 और CO2 का उपयोग नहीं होता। लेकिन हम यहाँ पे चेक करें कि जो ग्लूकोज है वो क्या बना देता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा वो बना देगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बनाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब यहाँ पे बनने वाला जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो आगे नेक्स्ट फॉर्म में क्या बनाने वाला है, 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। 3 फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसे अपन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 3PGAL। क्लियर है। और इसके द्वारा मेनली अगर अपन बात करें 3 फॉस्फोग्लिसराइड है, वो नेक्स्ट फॉर्म में क्या बनाने वाला है, यहाँ पे पायरुविक एसिड। क्या बनाने वाला है, पायरुविक एसिड, मतलब पायरुविक अम्ल का निर्माण करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कार्बोहाइड्रेट ने मेनली सरल शर्करा के रूप में किसको तोड़ दिया, ग्लूकोज को। ग्लूकोज के द्वारा मेनली क्या बन रहा है, पायरुविक अम्ल। तो ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बनने का जो प्रक्रम है, ये पूरा प्रक्रम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या मैंने बोला, ग्लाइकोलाइसिस। वर्ड क्या यूज किया है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस है हमारे पास में 2 वर्ड से मिलकर बना है, ग्लाइको प्लस लाइसिस। ग्लाइकोज का मतलब क्या होता है आपके पास में, ग्लूकोज। और लाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या है, तोड़ना। तो किसको तोड़ रहे हैं हम लोग, ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। और इनके तोड़ने से मेनली क्या बन रहा है आपके पास में, पायरुविक अम्ल। क्या बन गया, पायरुविक अम्ल। तो यहाँ पे ग्लूकोज के द्वारा अंतिम उत्पाद के रूप में यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, पायरुविक अम्ल का। और इसी पूरे प्रक्रम को यहाँ पे क्या बोल दिया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस में टोटल पद कितने हैं बेटा जी, 10 पद है। और 10 में भी यहाँ पे चेक करेंगे तो किसका यूज होगा, एंजाइम का। तो इसको कह सकते हैं यह एंजाइमेटिक है। क्या है, एंजाइमेटिक। और इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे O2 और CO2 इन दोनों का ही यूज, उपयोग नहीं होता। फिर से अपन आ जाते हैं कि मेनली हमारे पास में क्या चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से जो पायरुविक अम्ल बना है, तो ये पूरा प्रक्रम है वो क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस। लेकिन आप कहेंगे सर अभी आप तो कह रहे थे यहाँ पे 10 पद है, और यहाँ पे 10 पद तो दिख ही नहीं रहे। ये इनका हम एक समरी के फॉर्म लेके चल रहे हैं। हम डिटेल में जब पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, उसमें टोटल 10 पद के लिए बात करेंगे। लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं कि इनका उभयचरी पद, ये तीनों एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, उनके द्वारा मेनली ऊर्जा मुक्त होने का प्रक्रम क्या है, उसको अपन देख रहे हैं। क्लियर है। तो क्या बना दिए यहाँ पे, पायरुविक अम्ल। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस पायरुविक अम्ल के पास में 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते का मतलब क्या हो गया, अलग अलग उत्पाद बनाने के प्रक्रम है। लेकिन देखी जाएगी इनकी स्थिति क्या है। यदि पायरुविक अम्ल में अगर मैं चेक करूं, ऑक्सीजन का रूप उपस्थित है, यानी O2 उपस्थित है,
अगर ऑक्सीजन उपस्थित है, इसका मतलब कह सकता हूं ये श्वसन कैसा होगा, वायवीय श्वसन, और वायवीय श्वसन के द्वारा ये किसका निर्माण करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का, एसिटाइल कोएंजाइम ए का। और पायरुविक अम्ल से एसिटाइल कोएंजाइम ए का जो निर्माण होता है इसको बोला जाता है लिंक रिएक्शन। क्या बोला जाता है, लिंक रिएक्शन। लिंक का मतलब क्या है, जोड़ने वाला। इसका मतलब ये जोड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम आगे किसको जोड़ेगा, ईटीएस के हो, और मेनली क्रेब चक्र। तो क्रेब चक्र और ईटीएस को जोड़ने वाला कौन सा है आपके पास में, एसिटाइल कोएंजाइम ए। यानी कि पायरिक अम्ल से हम लोग क्रेब चक्र और ईटीएस में जाएंगे, लेकिन उसमें मिड में कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये जोड़ने का क्रम है तो इसको बोल दिया लिंक रिएक्शन। तो लिंक रिएक्शन के रूप में किसका उपयोग होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के लिए। अब ये जो हमारे पास में एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो नेक्स्ट फॉर्म में आपके पास में क्या बना देगा, दो फॉर्म है। एक तो हमारे पास में चलेगा यहाँ पे क्रेब चक्र, और दूसरा हमारे पास में यहाँ पे क्या हो सकता है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र है। इनके द्वारा मेनली कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद के रूप में जो हमें प्राप्त होने वाला है, तो वो अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होने वाला है बेटा जी, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी में वही ऊर्जा। क्लियर है, ये तो किन के लिए बात की हमने, कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं वसा के लिए, तो वसा के लिए क्या होने वाला है, तो वसा के रूप में देखें तो वसा विघटित हो गए, यहाँ पे क्या बना रहा है, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। और वसीय अम्ल है, वो वसीय अम्ल हमारे पास में मेनली किस में परिवर्तित हो जाते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो ये परिवर्तित हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। किसमें परिवर्तित हो गए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यहाँ पे वसीय अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम ए में जो परिवर्तन का रूप है इसको बोला जाता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन क्या है कि वसीय अम्ल का मेनली एसिटाइल कोएंजाइम ए में परिवर्तन होना क्या है, बीटा ऑक्सीडेशन। और इसी एसिटाइल कोएंजाइम ए के द्वारा पुनः किसका निर्माण कर देना है, वसीय अम्ल का। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, संश्लेषण। क्या हो जाएगा, संश्लेषण। तो संश्लेषण के फॉर्म में क्या होता है आपके पास में, मेनली एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्म है वो क्या बना देगा यहाँ पे, वसीय अम्ल। तो ये क्या प्रक्रम का फॉर्म हो जाएगा, संश्लेषण। यानी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए के संश्लेषण के द्वारा पुनः क्या बनता है, वसीय अम्ल। इसके अलावा अब कौन बच गया आपके पास में, ग्लिसरॉल है। अगर मैं बात करूं ग्लिसरॉल के लिए, तो ग्लिसरॉल है वो हमारे पास में क्या बना देगा, ग्लिसरॉल के लिए जब भी अपन बात करेंगे तो ग्लिसरॉल बना देगा आपके पास में DHAP। मतलब क्या हो गया, धाप। धाप का मतलब क्या हो गया, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है, और वो किस में बदल जाएगा आपके पास में, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। किस में बदलेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है पुनः किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में बदलेगा, ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज का फॉर्म है, इसका मतलब ग्लिसरॉल से फिर से क्या बन रहा है, ग्लूकोज। यही तो हुआ भाई, बहुत इजी है। क्या किया हमने, ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल ने क्या बनाया, DHAP। क्या हो गया आपके पास में, ये हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का फॉर्म है, उसने क्या बना दिया, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड ने क्या बना दिया, फिर से ऊपर जाएंगे यहाँ पे प्रक्रम में, तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट क्या बना रहा है, ग्लूकोज। इसका मतलब सीधा कह सकता है ग्लिसरॉल किसका निर्माण कर रहा है, ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। और ग्लिसरॉल के द्वारा जो ग्लूकोज का जो निर्माण का प्रक्रम है, उस निर्माण के प्रक्रम को बोल दिया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या है, निर्माण करना है। किसका, ग्लूकोज का। किससे निर्माण होता है, ग्लिसरॉल से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां से अगर कंटिन्यूटी में जा रहा है तो मेनली यही प्रोग्राम है। अब क्या बचा आपके पास में, प्रोटीन। और प्रोटीन विघटित होकर क्या बना रहा है, अमीनो अम्ल। और यहाँ पे बनने वाला जो अमीनो अम्ल है,
अब वो किस प्रक्रम में चलेगा उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने ये बात की थी पायरिक अम्ल के लिए, यदि पायरिक अम्ल के पास में मेनली ऑक्सीजन का रूप उपस्थित है तब तो क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे किस में चले जाएंगे, क्रेब्स चक्र और ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में, और वहां पे क्या मुक्त करेंगे, CO2 H2 और एनर्जी। लेकिन यदि पायरिक अम्ल के पास में O2 लिख सकते हैं, लैक ऑफ O2 ऑक्सीजन की मात्रा कम या नहीं के बराबर है, यानी कि ये श्वसन का रूप क्या हो जाएगा, अवायवीय, यानी कैसा हो जाएगा, अवायवीय। और अवायवीय श्वसन में क्या बनाता है आपके पास में यहाँ पे लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टेट या फिर क्या बोल देंगे यहाँ पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर देगा। लेकिन दूसरा और बना सकते हैं यहाँ पर भी अगर O2 आपके पास में एब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, मैंने अवायवीय श्वसन में बताया था जब भी ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में एथेनॉल, क्या बनेगा, एथेनॉल। क्लियर है। और हमें पता है एथेनॉल के साथ में क्या बनता है, CO2 प्लस एनर्जी, ऊर्जा ही बनेगी। यही है प्रक्रम। साइज के फॉर्म में अगर अपन बात करें तो सारा प्रक्रम इसी में ही मैं ऐड कर रहा हूं कि हमारे पास में पायरिक अम्ल है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो क्या बनाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, आगे बनाएगा क्रेब चक्र के फॉर्म में और ETS और मेनली CO2 H2 और ऊर्जा मुक्त होगी। अगर आपके पास में अवायवीय श्वसन है तो क्या बना सकता है यहाँ पे लैक्टिक एसिड, और अनुपस्थिति के फॉर्म में और भी बता सकते हैं, क्या बनाते हैं, एथेनॉल। क्लियर है। अब बात हमारी चल रही थी कि प्रोटीन है, प्रोटीन का विघटन हुआ और उसने क्या बना दिया, अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल है, उनके पास में दो पथ है, दो मार्ग है, दो रास्ते हैं। एक तो वो किस में चेंज हो सकता है बेटा जी, तो वो सीधा आपके पास में चेंज हो सकता है किस में, लैक्टिक एसिड में। अगर अमीनो अम्ल लैक्टिक एसिड में चेंज होगा तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे वापस आएंगे तो पायरिक अम्ल। पायरिक अम्ल फिर वापस ऊपर क्या बना सकता है, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसराइड क्या बना सकता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फिर से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। इसका मतलब अमीनो अम्ल के द्वारा भी फिर से क्या बन रहा है, ग्लूकोज। याद करो यहाँ पे ग्लिसरॉल भी क्या बना रहा था, ग्लूकोज। क्या बोला था, ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसी प्रकार यहाँ पर भी अमीनो अम्ल है, क्या बना रहा है आपके पास में, ग्लूकोज का फॉर्म है, तो इसको क्या बोल देंगे, ये भी ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर है। लेकिन मैंने कहा अमीनो अम्ल के पास में दो मार्ग है, एक तो क्या बना सकता है, लैक्टिक अम्ल, और दूसरा जो है जो हमारे पास में क्या बना सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। यदि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है तो मेनली आगे चल के क्या होगा, क्रेब चक्र चलेगा, ETS इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र चलेगा, और उसके द्वारा क्या मुक्त होने वाला है, CO2 H2 और एनर्जी। इसका मतलब जितने भी हमारे पास में श्वसनीय क्रियाधार है, मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों के लिए मध्यवर्ती मीडिएटर के फॉर्म में जो काम कर रहा है वो कौन है आपके पास में, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कौन है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। याद रखना जब भी आपके पास में मध्यवर्ती की बात की जाए, क्या बोला मैंने कि श्वसनीय क्रियाधार में अगर आपका पूछ लिया जाए मध्यवर्तीय, यानी कि मीडिएटर है, वो मीडिएटर कौन है आपके पास में, एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्लियर है। और अगर मैं बात करूं हमारे पास में जो भी एनर्जी का फॉर्म है, जैसे ग्लूकोज का फॉर्म है, अगर हमारी बॉडी में स्टोरेज के फॉर्म में तो किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और उसी प्रकार अगर पादपों में भोजन का संग्रह होता है किस रूप में, बोलो, स्टार्च या मड के रूप में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो भोजन संग्रह का रूप है किनके लिए, अगर पादप में पूछा जाए तो पादप में भोजन का संग्रह का रूप किस रूप में होगा आपके लिए, बोलो, स्टार्च, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मंड। उसी प्रकार हमारे पास में यदि जंतुओं के लिए पूछा जाए तो जंतुओं के लिए मेनली किस रूप में होगा आपके लिए, ग्लाइकोजन। किस रूप में होगा, ग्लाइकोजन। ठीक है। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें कि हमारे पास में मेनली फॉर्म है क्या, अभी हम चेक कर रहे थे,
कार्बोहाइड्रेट के प्रक्रम में ये पूरा का पूरा प्रक्रम है और लास्ट के फॉर्म में क्या बनाने वाला है, CO2H2 और एनर्जी का फॉर्म है। यहाँ से भी लेके आ रहा है तो एसिडल कोएंजाइम और लास्ट में क्या बनने वाला है, CO2H2 और ऊर्जा का रूप है। यहाँ पर भी चेक करेंगे वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के फॉर्म में क्या बनाने वाला है, वही है एसिटाइल कोएंजाइम A, फिर वापस क्रैब चक्र ETS और CO2H2O प्लस एनर्जी। इसका मतलब हमारे पास में जो भी श्वसनीय क्रियाधार है उनमें मुख्य रूप से क्या मुक्त हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। और श्वसनीय क्रियाधार के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो ऊर्जा मुक्त होती है उसी को तो क्या बोला जाता है बेटा, श्वसन। क्लियर है, बहुत इजी है ऊर्जा मुक्त होने वाले। और ऊर्जा जो भी मुक्त हो रही है किस रूप में होगा, ATP। ATP का फुल नेम क्या होगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्लियर है, बहुत इजी है। अगर मैं छोटी समरी के रूप में इनके लिए बात करूं तो समरी के लिए क्या होगा आपके पास में, क्या हो गया, फैट्स वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, तीनों का विघटन हुआ। विघटन के द्वारा मेनली वसा है, उसने क्या बनाया, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यानी वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल का निर्माण हो गया। उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट है, उसका विघटन होने से क्या बन गया, ग्लूकोज, और प्रोटीन के विघटन के द्वारा किसका निर्माण हो गया, अमीनो अम्ल का। अब अपन बात करें कि मुख्य रूप से श्वसनीय क्रियाधार के रूप में प्रमुख रूप से वर्ग के फॉर्म में सबसे पहले किसको लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट आप देखो ग्लूकोज से क्या बना रहा है, पायरुविक अम्ल, और हमें पता है ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल बना रहा है। इसको मतलब यहाँ पे क्या प्रक्रम चलेगा, यहाँ का प्रक्रम चलेगा, उसको ग्लाइकोजेनेसिस का फॉर्म होगा। तो मेनली ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। और टोटल पद कितने हैं उसमें, 10 पद है। और 10 पद के द्वारा क्या बन जाएगा, पायरुविक के फॉर्म में तो पायरुविक एसिड, और वही पायरुविक एसिड आगे क्या बनाने वाला है, एसिटाइल कोएंजाइम A। और एसिटाइल कोएंजाइम A किसको कनेक्ट करता है, क्रेब चक्र को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इसीलिए इसको बोला जाता है लिंक रिएक्शन। क्या बोला जाता है, लिंक रिएक्शन। और क्रेब साइकिल के बाद मेनली क्या चलेगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, और उनके द्वारा क्या मुक्त हो रहा है आपके पास में, CO2, H2O, और साथ में क्या मुक्त होने वाली है बेटा, ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में, ATP। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, वो भी क्या बना रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम A, और ये भी वापस किस में चले जाएंगे, क्रेब साइकिल के फॉर्म में। क्लियर है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्लिसरॉल का फॉर्म में, अगर ग्लिसरॉल से ग्लूकोज का निर्माण होता है तो क्या बोलेंगे, बोलो ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अमीनो अम्ल से अगर ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है तो भी क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर है, बहुत ईजी है। हमने आज वाले टॉपिक की अगर बात करें तो स्टार्टिंग कहाँ से की थी, पादपों में श्वसन। पादपों में श्वसन के लिए जब भी बात की जाए, हमारे अंदर अगर श्वसन होता है तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, विशेष प्रकार के अंग होते हैं, जैसे फेफड़े। लेकिन पादपों में श्वसन के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं होते। अगर अंग नहीं होते तो पादपों में श्वसन किसके द्वारा होता है, 2 चीजों के द्वारा, रंध्र और वात रंध्र। याद रखना है, पादपों के लिए किनके द्वारा होगा, रंध्र और वात रंध्र। और हमारे लिए स्पेसिफिक विशेष प्रकार के अंग है, कौन से, फेफड़े। क्लियर है। अब इनकी अगर मैं समरी की बात करूं तो समरी के फॉर्म में आपके पास में है क्या, देखो आज वाले टॉपिक में हमने कहां से स्टार्ट किया था, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी है क्या, पादप कार्य की है। और इनमें भी मुख्य रूप से हमने प्रारंभ किया था किसको, प्लांट रेस्पिरेशन, पादप श्वसन को। अगर पादप श्वसन की मैं बात करूं तो पादप श्वसन एक बहुपदीय पद है जिसमें ऊर्जा मुक्त होगी, यानी ऊर्जा मुक्त होने वाला पद है। जीवन प्रदाता प्रक्रम है, जीवन प्रदाता मतलब जीवन देने वाला, क्योंकि इस प्रक्रम में मेनली ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। और माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन है, क्योंकि इनकी जो मेन साइट है, स्थल है, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो पादप श्वसन है उसमें जनरली हम बोलते हैं कि O2 और CO2 का आदान प्रदान होना ही श्वसन है, नहीं, केवल O2 और CO2 का आदान प्रदान होना श्वसन नहीं है। तो श्वसन क्या होगा, कि जो भी श्वसनीय क्रियाधार है उनका क्या होगा बेटा, ऑक्सीकरण, और उस ऑक्सीकरण के द्वारा क्या मुक्त होने वाली है, ऊर्जा। और यहाँ पे जो ऊर्जा मुक्त होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, श्वसन। और श्वसनीय क्रियाधार क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। और इनके क्रम को देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्म में किसको यूज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फॉर्म में वसा, और थर्ड फॉर्म में क्या होगा, प्रोटीन। क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्म में देखें आपके पास में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। यदि श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट और मेनली वसा का यूज किया जाता है तो इस प्रकार के श्वसन को क्या बोलेंगे, प्लावी श्वसन। और अगर प्रोटीन का यूज किया जाता है, जनरली प्रोटीन का मतलब तो यूज किस में किया जाता है,
किसी भी डेवलपमेंट के फॉर्म में है, ग्रोथ के फॉर्म में, यानी कि वृद्धि है, विकास है, रिपेयरिंग, मरम्मत में यूज किया जाता है। लेकिन इनकी अनुपस्थिति में यदि प्रोटीन का उपयोग श्वसन में किया जाता है तो इस प्रकार का जो श्वसन होगा उसको बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, यानी कि जीव द्रव्य श्वसन। इसके अलावा अगर मैं श्वसन की बात करूं तो श्वसन एक प्रकार का अभिक्रिया का रूप है, और वो अभिक्रिया कौन सी है? अपचयी अभिक्रिया। अपचयी मतलब कैटाबोलिक, और कैटाबोलिक का मतलब क्या हो गया? किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे 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 मॉलिक्यूल में तोड़ देना, उसी को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? कैटाबोलिक। और अगर इस कैटाबोलिक को मैं रिएक्शन से समझो तो रिएक्शन का फॉर्म क्या हो जाएगा आपके पास में? तो मेनली हमारे पास में रिएक्शन है, देखो क्या है? ग्लूकोज। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है ग्लूकोज बना किससे होगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। उनका वापस यहाँ पे क्या हो गया? पूर्ण ऑक्सीकरण। और इनके ऑक्सीकरण में मेनली क्या यूज हो गए? एंजाइम। और साइड कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर बनने वाले उत्पाद क्या होंगे? CO2, H2 और ऊर्जा। और ऊर्जा कितनी? 38 ATP के फॉर्म में। और यहाँ पे कैलोरी के फॉर्म में चेक करेंगे तो 686 किलो कैलोरी। और यहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी? कैटाबॉलिक अभिक्रिया। क्लियर है बेटा? इसके अलावा बात करें तो श्वसन के कितने प्रकार मैंने बताए थे? 2, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन है इसका मतलब ऑक्सीजन उपस्थित होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। जहां ऑक्सीजन होगा इसका मतलब पूर्ण ऑक्सीकरण, यहाँ पे अपूर्ण ऑक्सीकरण। अगर पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा क्या होगी? कम। अगर ऊर्जा ज्यादा तो कितना? 38 ATP। यहाँ पे कितना? 2 ATP। मेन साइड कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे चेक करें तो किसमें होता है? मेनली कंकाल या पेशियों के फॉर्म में या कवक के फॉर्म में, आरबीसी के फॉर्म में। और नेक्स्ट फॉर्म में अंतिम उत्पाद क्या होगा? CO2, H2 और ऊर्जा। और यहाँ पे अंतिम उत्पाद इंपॉर्टेंट है, अवायवीय श्वसन है, मतलब एथेनॉल, CO2 और एनर्जी, और साथ के साथ और क्या हो सकता है? लैक्टिक अम्ल हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्म में प्रकाश संश्लेषण के लिए बात की, और इसके द्वारा बना क्या था आपके पास में? ग्लूकोज। और इनका मेनली ऑक्सीकरण के द्वारा मेनली ऊर्जा मुक्त हो जाती है। इसके अलावा श्वसनीय क्रियाधार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, पूरा डिटेल में हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट के फॉर्म में आपके पास कौन किससे कनेक्ट है, सारी चीजें यहाँ आ गई। क्लियर है बेटा? क्या आ गया? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट है वो सरल शर्करा में टूट जाता है, 6 कार्बन वाली एक्सोज शुगर है। और एक्सोज शुगर कौन सी है आपके पास में बेटा? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज ने क्या बनाया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल गया किसमें? 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। और 3 फॉस्फोग्लिसराइड क्या बनाता है? पायरिक अम्ल। यानी कि ग्लूकोज से पायरिक अम्ल बनने का जो प्रक्रम है उसको क्या बोलेंगे हमारे पास में? ग्लाइकोलाइसिस। याद रखना ग्लाइकोलाइसिस में टोटल पद कितने हैं? 10 पद है। लेकिन आपको पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रक्रम कहाँ संपन्न होता है, तो कोशिका द्रव्य में। कहाँ संपन्न होगा? कोशिका द्रव्य में। और मेनली पायरिक अम्ल है, उसके पास में 3 ऑप्शन है। यदि ऑक्सीजन उपस्थित है, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो क्या बनाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम ए। और आगे चल के ये किसमें बदल जाने वाले हैं? क्रेब चक्र और ETS। और क्या बनाने हैं? CO2, H2 और एनर्जी। बहुत इजी है। और अगर मैं बात करूं वसा, और वसा के विघटन से क्या बनाता? वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। और वसीय अम्ल का एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलना क्या बोलेंगे? बीटा ऑक्सीडेशन। और इसी एसिटाइल कोएंजाइम का पुनः क्या बनाना? वसीय अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा? संश्लेषण। और यहाँ पे जो ग्लिसरॉल है वो क्या बनाने वाला है? DHAP, यानी क्या होगा? डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और वो किस में बदल जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसराइड। और ये फिर से क्या बनाएगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये क्या बनाने वाला है? ग्लूकोज। तो सीधा कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल किसका निर्माण कर रहा है? ग्लूकोज का। और इसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं प्रोटीन के विघटन के द्वारा किसका निर्माण हो गया? अमीनो अम्ल का। और अमीनो अम्ल के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो क्या बना सकता है? लैक्टिक एसिड। अगर लैक्टिक एसिड बना तो वापस क्या आ जाएगा? पायरिक एसिड। और इन प्रक्रम के द्वारा फिर से क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। इसका मतलब अमीनो अम्ल के द्वारा भी ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अगर अमीनो अम्ल बदल गया किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो वापस फिर से आके किस में चलेगा? क्रेब चक्र, ETS। और क्या बनाने वाला है? CO2, H2 और एनर्जी। क्लियर है बेटा? बहुत इजी फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस के लिए जो हमारी सारी की सारी बात हो गई। तो इतना मान के चल सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है आपके पास में पूरा क्लियर हो गया होगा। तीनों पद इंपॉर्टेंट है श्वसनीय क्रियाधार। और जब भी श्वसनीय क्रियाधार में ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा मुक्त हो रही है उसी को ही मेनली क्या बोला जाता है? श्वसन। ठीक है, चलें। थैंक यू बेटा।